हेलो एवरीवन। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है महाकाल। आज की कहानी एक चक्रव्यूह के ऊपर है। जैसे अभिमन्यु फंस गया था बिना प्रस्थान का द्वार जाने, ठीक वैसे ही मेरी आज की कहानी का किरदार सौभद्र एक ऐसी चक्रव्यूह में फंस गया था जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन महाभारत की तरह वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धराशायी नहीं हुआ। जब रण कौशल काम न आया तब अध्यात्म ने उसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकाला। सौभद्र को बचपन से ही खिलौनों से काफी लगाव था। वो हमेशा इन्हीं खिलौनों से घिरे रहना चाहता था। सूझबूझ के साथ नौकरी करने की उम्र में उसने एक अलग राह पर चलने का निर्णय लिया। वो बच्चों के लिए खिलौना बनाता था और घर घर घूमकर उन्हें बेचता था। साल के पहले 2 महीने वो खिलौनों के डिजाइन को लेकर इनोवेटिव आइडियाज सोचता था और पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद अगले 2 महीने यानी अप्रैल तक वो इन्हें मैन्युफैक्चर करवाता था। और उसके अगले 4 महीने यानी कि मई से लेकर अगस्त तक वो उन्हें बेचने के लिए घर घर घूमता था। और आखिरी के 4 महीने वो रिसर्च के काम में व्यस्त रहता था। उसके माता पिता को आज भी उसकी चिंता लगी रहती थी, खासकर जब वो बेचने के लिए घर घर जाता था तब। कभी कभार दूर दराज ऐसी जगह निकल जाया करता था जहां नेटवर्क की दिक्कतें होती थी, लेकिन उसे जोखिम उठाकर खिलौने बेचने में बहुत आनंद आता था। खासकर वो बच्चे जो एडवांस लेवल के खिलौने नहीं खरीद सकते थे, उन तक अपनी लोकल ब्रांड को पहुंचाना उसका असली मकसद था। आमदनी ठीक ठाक कर लेता था। कई बार उसके माता पिता ने उसे एक सेल्समैन को जॉब पर रखने की बात कही थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही उन बच्चों से मिलकर उन्हें खिलौना बेचना चाहता था। खिलौना हाथ में लेने के बाद बच्चे के शक्ल में जो खुशी होती है ना, वो उसके लिए अनमोल था। कहीं ना कहीं उस पल वो अपने बचपन में पहुंच जाता था और अपने आप को देखता था। साल दर साल उसके व्यापार में मुनाफा बढ़ने लगा। वो तरह तरह के पजल और मेज वाली खिलौने बनाता था। इन पजल्स वाली खिलौनों को सॉल्व करने में बच्चों को बड़ा मजा आता था। यूं कहिए चक्रव्यूह रचता था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि एक रोज वो किसी दूसरे के रचे हुए चक्रव्यूह में इस तरह फंस जाएगा। एक साल उसने मेज रनर नाम का एक खिलौना बनवाया। बच्चों के बढ़ते डिमांड को देखकर उस साल उसने 1000 कॉपीज बनवाई और अगस्त महीने के 15 तारीख आते आते उसके सारे खिलौने बिक गए। उसके पास अपने लिए बस एक पीस बचा हुआ था जो वो सैंपल के तौर पे अपने पास रखा करता था। बारिश शुरू हो चुकी थी और इन दिनों वो महाकाल की नगरी उज्जैन में था। वो वापस अपने शहर आने के लिए तैयार हो ही रहा था कि अचानक उसे एक कॉल आया। वो कॉल मांडू नामक एक जगह से था जो उज्जैन शहर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आदमी अपने बच्चे के लिए मेज रनर खरीदना चाहता था तो उसने कॉल करके ऑर्डर दिया। लेकिन क्योंकि सौभद्र के पास मौजूद सारे खिलौने बिक चुके थे तो उसने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन आदमी ने फोन पर काफी मिन्नतें की। उसने कहा कि उसके लड़के को एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसके कारण उसकी दिमागी हालत अभी भी बच्चों जैसी है। उसने एक बार जिद पकड़ लिया तो उसे किसी भी सूरत में वो चीज चाहिए, वरना वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो एक जगह चुपचाप पड़ा रहता है। जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाती वो किसी से कोई बात नहीं करता। सौभद्र ने तुरंत जवाब दिया कि अगर दिमागी हालत नाजुक है तो फिर ये खिलौना उसके लिए है ही नहीं, वो कोई दूसरा खिलौना जरूर दे सकता है। फिर आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद सौभद्र अपने पास मौजूद आखिरी कॉपी लेकर मांडू के लिए तुरंत रवाना हो गया। आदमी ने कहा कि वो हर साल अपने बच्चे के लिए ऐसे खिलौने लेकर आता है जिनमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। उससे फायदा ये होता है कि उसके बच्चे की दिमागी हालत धीरे धीरे अब सुधरने लगा है और डॉक्टरों का कहना है कि एक वक्त आएगा जब वो बिल्कुल अपने उम्र के बाकी बच्चों की तरह स्वाभाविक बर्ताव करने लगेगा, क्योंकि खिलौना ही उसके लिए एक आखिरी उम्मीद है, इसलिए वो खिलौना उसे चाहिए। मेज रनर गेम एक बड़ा सेटअप है। करीब 400 स्क्वायर फीट के एरिया में इसे सेट किया जाता है। इस गेम में बच्चे को एक के बाद एक पड़ाव पार करके मेज के मध्य भाग तक पहुंचना होता है और वहां से शुरू होता है असली खेल। अंदर घुसते वक्त उसे 10 किरदार मिलते हैं जिनके साथ वो बच्चा अपना कोई एक सीक्रेट शेयर करता है और मध्य भाग में पहुंचने के बाद गेम को शफल कर दी जाती है, यानी वो 10 किरदार अब आपस में घुल मिल जाते हैं। उस मेज से बाहर निकलने के लिए एक अनोखा तरीका है, वो ये है
कि बच्चे को उन 10 किरदारों से उसी क्रम में मिलना है जिस क्रम में मिलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था। शफल के बाद अब वो जिस भी किरदार के पास जाएगा वो उसे वो रिकॉर्डेड सीक्रेट सुनाएगा। अंदर जाते हुए सीक्रेट के सीरियल बाहर आते हुए सीक्रेट के सीरियल से मैच करेगा, तभी बच्चा बाहर निकल पाएगा। यानी कि एक के बाद एक पड़ाव तभी खुलेगा, और कहीं गलत क्रम हुआ तो वो एक पड़ाव पीछे चला जाएगा, यानी फिर से उसे शुरू करना पड़ेगा। अब क्योंकि सारे किरदार एक जैसे दिखते हैं तो बच्चे को बड़े शातिर तरीके से उन्हें पहचानना है और आगे बढ़ना है। इस खेल को पूरा करने के लिए समय की एक अवधि तय की गई है, और वो अवधि है 1 घंटे 30 मिनट की। और जीतने वाले का इनाम यह है कि इस मेज रनर का अगला वर्जन जो कि अगले साल आने वाली है वो उसे मुफ्त में मिलेगा। उसने इस गेम को इतना दिलचस्प इसीलिए भी बनाया ताकि वो अपनी कलाकारी दिखा सके, और क्योंकि इतना बड़ा सेटअप होता था तो उसे असेंबल करने के लिए करीब 1 दिन लग जाता था। वो एक इंफॉर्मेशन बुक साथ में लेकर जाता था जिसमें ये पूरा गेम समझाया गया है। जो भी इस किताब को पढ़ने के बाद गेम को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते थे वो उनके लिए सेटअप कंपनी से मंगवाता था। खैर, अगले रोज वो आखिरी मेज रनर के साथ मांडू पहुंच गया। उस रोज वहां तेज बारिश हो रही थी। जिस आदमी ने उसे कॉल किया था उसका नाम था कमल सैनी। मांडू जाकर सौभद्र कमल जी से मिला। बिना वक्त बर्बाद किए वो सेटअप लगाने लग गया। उसके साथ 2 वर्कर्स थे जिन्होंने वो पूरा सेटअप लगाने में मदद की। रात के करीब 10 बजे तक सेटअप कंप्लीट हुआ। दोनों वर्कर क्योंकि स्थानीय बाशिंदा थे वो लोग अपने अपने घर चले गए। सौभद्र ने सेटअप करने के बाद कमल जी के लड़के से मिलने की बात की तो कमल ने कहा कि वो अपने मामा के घर गया हुआ है और अगली रोज वो वापस आएगा और ये सरप्राइज गिफ्ट देखकर बहुत खुश होगा। सौभद्र ने लगभग 12 घंटे बिताए थे उस मेज रनर को सेट करने के लिए, मगर उसने कमल के अलावा किसी और को वहां नहीं देखा था। पेमेंट लेकर जब वो निकलने के लिए तैयार हुआ तब कमल ने उसे रोक दिया। उसने कहा, आप इतनी रात कहाँ होटल वगैरह ढूंढते फिरेंगे? एक काम कीजिए, यहीं रुक जाइए। कल सुबह मेरा बेटा आएगा, उससे मिलकर जाइए। बहुत खुश होगा वो आपसे मिलकर। सौभद्र ने कहा, जी मैं कल फिर मिलने आ जाऊंगा। खामखा आप क्यों तकलीफ उठाएंगे मेरे लिए? कमल ने कहा, अरे तकलीफ कैसी? मेरे परिवार वाले कोई नहीं है, मैं भी अकेला हूं, तो सोने के लिए जगह की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बहुत तेज बारिश हो रही है, बस रात भर की तो बात है। सौभद्र ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि अगले रोज दोपहर की मांडू स्टेशन से ही उसकी ट्रेन थी। दोनों ने देर रात तक काफी बातें की। फिर सौभद्र सोने के लिए गेस्ट रूम में चला गया। सुबह सोकर उठा तो पूरा घर का काया पलट चुका था। वो चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कहीं और सोया था और सुबह कहीं और उठा। कुछ देर तक तो उसे समझ नहीं आया कि वो वही घर था या कोई और। इतने में कमल की पत्नी कृपी नाश्ता लिए आ पहुंची। वो थोड़ी देर तक उन्हें घूरने लगा। एक अजीब सी सिमिलैरिटी थी कमल और उसकी पत्नी में। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाई बहन हो। सौभद्र ने नाश्ता किया और निकलने ही वाला था कि कमल की पत्नी कृपी उससे बात करने लग गई। उसके बारे में पूछने लग गई। बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट था। सौभद्र जाना चाहता था मगर कृपी अब भी बातें करे जा रही थी। जबरदस्ती सौभद्र के निजी जिंदगी के बारे में सवाल करे जा रही थी, जैसे शादी के लिए लड़की देखने आया हो। थोड़ी देर में सौभद्र को अचानक नींद आने लगी। वो बात करते करते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो देखा फिर से घर का काया पलट चुका है, जैसे कोई एक और कमरा है। अब की बार वो बौखला गया। उसे समझ में आ गया कि जानबूझकर उसे रोका जा रहा है। कुछ गड़बड़ जरूर है, इस बात का उसे अंदाजा लग गया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया तो देखा फोन में नेटवर्क नहीं है। वो उठकर बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके बनाए मेज की तरह वो भी एक मेज में कैद था। जहां भी जाता था सब जगह एक जैसा ही दिख रहा था। कौन सा एंट्री है कौन सा एग्जिट, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वो चिल्लाने लगा, जोर जोर से चीख कर मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन बदले में सिर्फ उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। वो जो कुछ भी कह रहा था सब कुछ इको हो रहा था। अपने आप को शांत करने की कोशिश की मगर फिर भी कई तरह के ख्याल उसके मन में पनपने लगे। उसे एंग्जाइटी होने लगा और फिर वो इधर से उधर पागलों की तरह एग्जिट के तलाश में भागने लगा। अंत में थक हार कर एक जगह चुपचाप बैठ गया। अब हाथ में खाने की थाली पकड़े कमल के पिताजी आ पहुंचे। उन्होंने अपना नाम
मनमोहन भारद्वाज बताया। उन्हें देखकर सौभद्र गिड़गिड़ाने लगा। उसने अपनी जान की भीख मांगी। मनमोहन जी उसे सिर्फ एक टक देखे ही जा रहे थे। सौभद्र के शांत होने तक उन्होंने कुछ न कहा। जैसे ही वो शांत हुआ, मनमोहन जी बात करने लगे। सौभद्र ने फिर से गौर किया कि कमल के पिता भी ठीक उसी की तरह दिखते हैं। सब कुछ बहुत अजीब था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। कमल अब समझ चुका था कि उसके बनाए चक्रव्यूह में वो खुद फंस चुका है। उसे लगने लगा कि ये खेल कोई साइको खेल रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो हर दिन नया नया किरदार बनकर आता है। वो समझ गया था उसे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो कमल बनकर वापस ना आ जाए, मगर उसे अभी भी यकीन था कि वो इस चक्रव्यूह से बाहर जरूर निकलेगा। लेकिन सौभद्र यानी अभिमन्यु भला कभी चक्रव्यूह से बाहर निकल पाया था? उसे अब यह पूरा किस्सा महाभारत से जुड़ा हुआ दिखने लगा। अपना नाम का असली मतलब उसे उसी रोज पता चला जब वो चक्रव्यूह में फंस चुका था। यूं तो वो कई बार अपने माँ बाप को उसका ऐसा नामकरण करने के लिए दोष दे चुका था, मगर आज असली मायने में उसे उसके नामकरण का मतलब पता चला। ऐसा लगा जैसे ये सब उसके पैदा होने से पहले ही तय था। उसे अब अर्जुन की तलाश थी, यानी कि अपने अंदर के धैर्य और पराक्रम की खोज कर रहा था। वो पार्थ को ढूंढ रहा था, जो इन सब के असली रचयिता है। दिन भर हर एक पहलू पर वो सोचने लगा और उसे लगा कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता उसके बनाए मेज की तरह ही है। पहले ये कमल 9 और किरदार बनकर आएगा और फिर जाकर इस चक्रव्यूह के मध्य भाग में पहुंचेगा, और फिर निकलने का रास्ता अपने आप दिखेगा। और तब तक उसे हिम्मत से काम लेना होगा। देखते ही देखते 12 दिन बीत गए। इन 12 दिनों में कमल समेत 8 और किरदारों से वो मिल चुका था, और सारे एक जैसा ही दिखते थे, यानी कि वो कमल खुद ही थे। अब सौभद्र अपने आप को रोकता नहीं था। वो भी उन लोगों के साथ खुलकर बातें करता था, क्योंकि उसे पता था कि 13वें दिन कमल यानी द्रोण का पुत्र, जिसके लिए उन्होंने ये मेज मंगवाया था, वो आएगा। इसका मतलब ये था कि 13वें दिन जैसे कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, ठीक वैसे ही उससे मिलने कमल अपना बेटा अश्वत्थामा बनकर आएगा, और उसी रोज वो यहां से निकल पाएगा। सौभद्र को इस बीच अपने माता पिता की याद आने लगी। उसे ढूंढते हुए माता पिता कितने परेशान होंगे, इस बात को सोचकर वो और भी परेशान होने लगा। उसे कैसे भी इस चक्रव्यूह को 13वें दिन तोड़ना था, नहीं तो वो हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में कैद हो जाएगा। उसे याद आया कि जब वो घर से निकला था तो माँ ने कहा था, बेटा जहां भी जा रहा है 19 तारीख से पहले वापस आ जाना। 19 तारीख को शिवरात्रि है, हम लोग महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाएंगे। लेकिन उसने अपने घर वालों को ये नहीं बताया था कि वो खुद अपने खिलौने बेचने के लिए उज्जैन ही जा रहा है। फोन उठाकर देखा तो आज 18 तारीख है, यानी आने वाले कल महाशिवरात्रि है। पता नहीं, अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया, जैसे माँ की बातों को याद करके उसे इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता मिल गया। वैसे भी उस रात अगर सुभद्रा सो नहीं जाती तो चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन ने तो बता ही दिया था। कड़ी से कड़ी जुड़ गए और भोलेनाथ दिखने लगे। सौभद्र अब ध्यान मुद्रा में बैठकर शिवजी को याद करने लगा। उसने तय किया कि कमल अब अगला किरदार बनकर आएगा, तब वो शिव जी की तरह ध्यान मुद्रा में ही रहेगा। वो जो भी है, उसे बातें करना पसंद है। अगर सौभद्र उसे बात ही नहीं करेगा या उसकी बात ही नहीं सुनेगा, तब हो सकता है कि एक पल के लिए कमल अपने असली रूप में आ जाए, और ये वही वक्त होगा जब सौभद्र बाहर निकल पाएगा। ठीक वैसा ही हुआ। 13वें दिन यानी शिवरात्रि को अश्वत्थामा बनकर कमल आ पहुंचा। अश्वत्थामा इसीलिए कि एक बच्चा जो फटे पुराने कपड़े पहने आया था, वो दिखने में बिल्कुल मरीज लग रहा था। लेकिन अश्वत्थामा तो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त है। जैसे ही उसने सौभद्र को ध्यानमग्न देखा, वैसे ही उसमें बदलाव आने लगे। वो भी उसके साथ ध्यान में बैठ गया। उस रोज उसने ना कुछ पूछा और ना ही बताया। करीब 1.5 घंटे बाद सौभद्र ने आंखें खोली तो देखा सामने कमल एक बच्चे के रूप में ध्यान मुद्रा में बैठा है। वो थोड़ी देर तक उस मासूम से बच्चे को देखता रहा। जैसे ही उस बच्चे ने आंखें खोली तो सौभद्र ने पूछा, महाकाल के दर्शन हुए? बच्चा मुस्कुराया। सौभद्र ने फिर पूछा, चलें बाबा का दर्शन करने? आज महाशिवरात्रि है। बस अगले कुछ घंटों में दोनों महाकाल के मंदिर में थे। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए।